नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित पाठ मेरे संग की औरतें के बारे में बताऊंगा, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं। पाठ का सार इस प्रकार है कि लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर ही बहुत कुछ जान सकी है, क्योंकि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पूर्व ही संसार से जा चुकी थीं। नानी की कहानियाँ लेखिका नहीं सुन सकी, परंतु लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती है। लेखिका की नानी के जीवन की कहानी भी रहस्यमयी है। लेखिका अपनी नानी के बारे में जो कुछ बता सकीं या समझ सकीं, वह इस प्रकार था कि वे एक परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशी महिला थीं। उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो विलायती संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित था। उसके प्रति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे और अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार ही जिंदगी जीने लगे, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपने तरीके से ही जीवन जीती रहीं। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया। नानी ने मौत को करीब पाकर अपने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलवा लिया। तब घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से ने करवाकर आज़ादी के सिपाही अर्थात स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थीं। अतः यह जिम्मा नानी के क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। नानी की इस शिक्षा से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वे विचारों से अपने पति से भिन्न एवं आज़ाद विचारों वाली महिला थीं। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। लेखिका की मां का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया, जो स्वतंत्रता सेनानी भी था। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण उन्हें ICSE की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। लेखिका की मां दुबली पतली एवं नाजुक थीं। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो उनसे बड़ी मुश्किल से संभल पाती थी। लेखिका के पिता के पास कोई पुश्तैनी धन नहीं था। पिता खाली हाथ थे, परंतु मां की ईमानदारी, सुंदरता, नजाकत और साहबी खानदान के कारण परिवार के लोग प्रभावित थे। वे निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार भी थे, इसलिए कोई उनसे घर के सामान्य कामकाज की उम्मीद भी नहीं करता था। उनकी केवल सलाह भर ली जाती थी। लेखिका ने अपनी मां को भारतीय मां जैसा नहीं पाया। वे बच्चों के खान पान में भी अधिक रुचि नहीं लेती थीं। उन्हें किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनके व्यक्तित्व में दो ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण उनका अन्य लोगों पर अत्यधिक प्रभाव था। पहला, कभी झूठ न बोलना, और दूसरा, एक की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट न करना। घर के कामों में अरुचि और अपनी बीमारी के कारण उनका अधिकांश समय पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में ही बीतता था। साहबी खानदान से होने के कारण भी लोगों को उन पर श्रद्धा थी। घर में आदर सम्मान प्राप्त था। वे अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करती थीं। मातृत्व की कमी पिता पूरी कर दिया करते थे। लेखिका की परदादी को भी संसार में लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने लेखिका की मां के लिए लड़की की मन्नत मांगी। भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 लड़कियां हुईं। परदादी के विषय में यह प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुनता है। उनकी मन्नत का कारण लोगों को समझ में नहीं आया, अतः वह रहस्य बनकर ही रह गया। लेखिका की मां परदादी का प्रभाव इतना अधिक था कि एक चोर का भी हृदय परिवर्तन हो गया। एक बार की घटना है, जब घर के सभी लोग बाहर बारात में गए हुए थे, तो लेखिका की मां शोर शराबे से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गईं। तभी चोर सेंध लगाकर उसी कमरे में घुस गया जिसमें माजी सोई हुई थी। माजी ने पूछा, कौन? चोर बोला, जी मैं। माजी ने उससे पानी पिलाने के लिए कहा और अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया। कुएं से पानी भरने के लिए कहते हुए उन्होंने उसे हिदायत दी कि लोटे के मुंह पर कपड़ा कस कर बांधिए और तरीके से छानिए। यह सुनकर चोर घबरा गया। वह अकबका अर्थात घबरा कर पानी भरने चल दिया। चोर कुएं से पानी लेकर आया। माजी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा चोर को पिला दिया। उसके साथ माँ बेटे का संबंध बना लिया और कहा कि अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर।
चोर उसी दिन से चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका के घर में सभी को निजी स्तर पर अपने तरीके से जीवन जीने की छूट थी। किसी की चिट्ठी भी कोई दूसरा नहीं खोलता था और ना कोई पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इन्हीं सब कारणों से लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में प्रवेश कर पाए। वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था। आज़ादी के जश्न में वह शामिल न हो सकी, काफ़ी रोई धोई। तब लेखिका के पिताजी ने 9 वर्ष की बालिका अर्थात लेखिका को ब्रदर्स कारामज़ोव नामक उपन्यास पढ़ने के लिए पकड़ा दिया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की कथाएं थीं। लेखिका को एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया। लेखिका के मन पर इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसके लेखन अर्थात कहानियों में एक महत्वपूर्ण अंश में यह प्रभाव दिखाई पड़ता है, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी आदि। कठगुलाब जैसे उपन्यास के कई अंशों में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। परदादी ने जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी, जिनका घर का नाम रानी था। लेखिका 4 बहनें थीं और एक भाई राजीव था। चारों बहनों में लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी। चारों बहनों ने लीक पर चलने से इनकार कर दिया। दूसरे नंबर पर लेखिका थी, जिसका घर का नाम उमा था। लेखिका से छोटी बहन घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा था। उससे छोटी रेणु यानी अचला थी। लेखिका का भाई हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लेखन के क्षेत्र से जुड़ गए। लेखिका की सबसे छोटी बहन रेणु का स्वभाव विचित्र था। वह स्कूल से वापसी में गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। वह विशेष प्रकार की दबंग एवं स्वायत्त थी। वह अपने अनुसार जीवन जीना जानती थी। उसका सोचना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही मानसिकता का प्रतीक है। इसी तरह वह बीए की परीक्षा ने देने की जिद पर अड़ गई। पूछती कि पहले मुझे ये बताओ कि परीक्षा देने से क्या फ़ायदा है। सभी ने अपने अपने तरीके से खूब समझाया, किंतु वह न मानी। अंत में पिताजी के आदेश और इच्छा को मानने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा। जैसे तैसे उसने बीए की परीक्षा पास की। सच बोलने में वह माँ से आगे थी। एक बार बचपन में जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका फोटो मंगवा लिया। तीसरी बहन चित्रा भी दबंग किस्म की थी। स्वयं पढ़ने में कम तथा औरों को पढ़ाने में अधिक रुचि लेती थी, इसलिए उसके अपने अंक उसके शिष्यों से कम आते थे। शादी के समय उसने एक नज़र में लड़का पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया कि शादी उसी से करेगी तो इसी लड़के से करेगी, और यह बात लड़के को भी बता दी कि एक बार जो वह ठान लेती है करके ही दम लेती है। लड़के ने भी हथियार डाल दिया और अंततः उसी लड़की के साथ उसकी शादी हो गई। सबसे छोटी बहन अचला ने ठीक से पढ़ाई लिखाई करके पिताजी की इच्छा अनुसार शादी की। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से लीक पर चल रही है, परंतु 30 वर्ष की उम्र तक आते आते उसे भी लिखने का रोग लग गया। वह पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। लेखिका सभी बहनों से लीक से हटकर चली, यह उनकी विशेषता थी। परंतु विवाह और घर गृहस्थी के परंपरागत तरीके को सबने निभाया। उनका सोचना था कि कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए घर छोड़ने से कुछ नहीं होता। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जीवन जिया जा सकता है। लेखिका विवाह के पश्चात बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहीं। वहां की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए, जबकि वहां पुरुष महिला एक साथ बैठकर पिक्चर भी नहीं देखते थे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में भाग लें। 4 वर्ष तक नाटक करने के बाद जो धन एकत्र हुआ अर्थात इकट्ठा हुआ, उसे अकाल राहत को उसके लिए दे दिया गया। बाद में लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रहीं। तब तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गए थे, लेकिन वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था। विद्यालय खोलने के लिए कैथोलिक बिशप से हुई बहस के बाद उसने तय किया कि वह स्वयं अंग्रेजी, हिंदी एवं कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाली प्राइमरी स्कूल खोलेगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाएगी। उसने अपने मजबूत और अपने ऐसे इरादे के साथ प्राइमरी विद्यालय खोल दिया। उसके और अन्य अफसरों के बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़ने लगे। लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती है,
फिर भी लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही। विशेष रूप से लेखन के मंच पर एक बार की घटना को याद करते हुए रेणु के विषय में लिखती हैं कि दिल्ली में वर्ष 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक तेज बारिश हुई। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा। वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की होने के कारण 2 मील पैदल चलकर गई और फिर उतना ही पैदल चलकर वापस आई, क्योंकि स्कूल बंद था। रेणु की अकेले स्कूल जाने की धुन और उससे उत्पन्न रोमांच कितना एकाकी और मजेदार रहा होगा। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। तो दोस्तों, पाठ का जो सार है वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।